जन्म पालन पोषण और प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई है। तो मैंने अपनी स्कूलिंग बिलासपुर में की। स्कूल ख़त्म करने के बाद मेरा कोई ऐसा ड्रीम नहीं था कि यूपीएससी देना है। मतलब आई गेस ऐसा कह सकते हैं कि मैं एक आइडियल कैंडिडेट नहीं हूँ। शायद आप ज़्यादा लोग मुझसे रिलेट कर पाएँ इन लोगों की तुलना में। मेरा ऐसा कोई शुरुआत से कोई गोल नहीं था कि यूपीएससी देना है। मैंने स्कूल के समय सोचा था कि शायद पायलट बनूंगा। फिर जब स्कूल खत्म हुआ तो सारे दोस्त इंजीनियरिंग के लिए जाने लगे, तो मैंने सोचा मैं भी जाता हूँ, इंजीनियरिंग ट्राई करता हूँ। जेईई मेंस देने आया था रायपुर। तो जेईई मेंस दिया रायपुर में, बट कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो फिर एसआरएम यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, मैं वहाँ पढ़ने चला गया। आप में से शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, मेरे काफ़ी बैचमेट्स थे जो रायपुर से और भिलाई दुर्ग से थे। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, थर्ड ईयर तक काफ़ी कैजुअल रहा। कॉलेज में भी मतलब कभी अरियर वगैरह नहीं लगे, बैक नहीं आया, लेकिन ठीक ठाक पढ़ाई चल रही थी। देन फाइनल ईयर जब आया तो फिर सडनली लाइफ हिट्स यू कि अब आगे क्या करना है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मास्टर्स के लिए बाहर जा रहे थे, कोई एमबीए करने जा रहा था, कोई अपने कैंपस प्लेसमेंट में खुश था, और मैं तीनों ही नहीं करना चाहता था। तो मुझे कैंपस प्लेसमेंट, मतलब मैंने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में की थी, बट मुझे जॉब आईटी सेक्टर में मिल रहा था। तो मुझे लगा कि ये सेटिस्फाइंग तो नहीं होगा बिल्कुल भी। तो अराउंड उसी टाइम मेरा इंटरेक्शन हुआ था बिलासपुर में। एक IRTS कपल हैं। मेरे फादर बिलासपुर में रेलवे में जॉब करते हैं, तो उनके वो बॉस थे। तो मेरा उनसे एक बार इंटरेक्शन हुआ और मैं उनसे मिला। तो ये एक वजह ये भी है कि ऐसे इंटरेक्शन शायद आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो, क्योंकि जब तक आप उन लोगों से मिलेंगे नहीं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, आपको वो क्लोज आइडिया नहीं आएगा कि काम कैसा है और क्या करना होता है। तो मेरे लिए वो इंटरेक्शन काफ़ी हेल्पफुल था। मैंने उनसे मुलाकात की, मुझे मिलके अच्छा लगा, एंड मैंने उनसे थोड़ा काम के बारे में पूछा कि क्या करते हैं। उन्होंने मुझे समझाया कि ऐसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, आपकी रैंक के हिसाब से यू कैन गेट डिफरेंट सर्विसेज। एंड फिर मतलब अच्छा डिस्कशन चला और मेरा थोड़ा इंटरेस्ट जागा इस तरफ में, और मैंने खुद से सोचा कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। तो द ओनली थिंग आई फाउंड आउट आई वाज गुड एट वाज हेल्पिंग पीपल। मुझे लोगों की मदद करना पसंद था। मेरे नाना जी छत्तीसगढ़ पुलिस में दरोगा बन के रिटायर हुए थे, तो मैं उनके साथ रहता था। तो मैं अक्सर देखता था घर पे लोग मदद के लिए आते थे, और वो हमेशा आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करते थे। तो वो बचपन से मैं ऐसे परिवेश में रहा जहाँ लोगों की मदद करना, लोगों को ऊपर उठाना, ये हमारे परिवार में हमें सिखाया गया था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करके देखते हैं। तो 2018 में मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ, और फिर जैसा कि यहाँ पे काफ़ी लोगों में कंफ्यूजन था। अभी इशिता, गरिमा, कनिका, अविनाश सब ने बताया कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है, पर मैं भी ये मानता नहीं था। तो मैं चला गया, और मैं दिल्ली गया 2018 में 2019 के अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन की, क्लासेस वगैरह जाता था। मेरा एक फ्रेंड था, वो भी बिलासपुर से था, तो हम साथ में गए थे। तो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वहाँ, एंड कुछ समय के बाद रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, मतलब कुछ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम जैसा सोच के आए तो उससे बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। तो दिल्ली जाने का एक सिंगुलर फ़ायदा बस ये था कि आपको ऑफकोर्स वो एक एक्सपोजर मिल जाता है उस जगह पे, एक अलग माहौल में। जब आप देखते हैं कि काफ़ी बच्चे सीनियर है जो 3, 4, 5 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, कई बच्चे मल्टीपल इंटरव्यूज़ दे चुके हैं, तो आप जब उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको एटलीस्ट ये पता चलता है कि किस लेवल में आपको ऑपरेट करना है, आपको कितनी मेहनत करनी है। वो आपको अगर आप ऐसे किसी से इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे लिए वो अच्छा हेल्प था दिल्ली में जाने के बाद। देन फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने 4 अटेम्प्ट दिए, मेरा चौथा अटेम्प्ट था, और पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था क्लियर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैंने दिल्ली में रह के ही दिया। फिर कोरोना शुरू हो चुका था, तो मैं वापस बिलासपुर आ गया। मुझे भी कोरोना हो गया, कोरोना ने बिस्तर पे डाल दिया 1 महीने के लिए। पर उस बीच में मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे एक सीनियर मिले बिलासपुर में ही। तो मैं शाम को टेनिस खेलने जाता था रेल क्लब में, और वहाँ पे वो भी आते थे। तो वो जस्ट यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए थे। तो मैंने सोचा कि इनको पकड़ लेता हूँ, इनसे गाइडेंस लूँगा। और ये काफ़ी हेल्पफुल था मेरी जर्नी में।
उन्होंने मुझे बताया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो यूपीएससी का सिलेबस इतना बड़ा है कि आई गेस यहाँ जितने टॉपर्स भी मौजूद हैं सब अग्री करेंगे कि इट डजेंट मैटर कि आपका पहला अटैम्प्ट है या लास्ट अटैम्प्ट है, आप इस एग्ज़ाम में किसी भी स्टेज में कभी ये फील नहीं करेंगे कि आप कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड है। यू विल ऑलवेज फील कि बहुत सी चीज़ें जो शायद आपने नहीं पढ़ी है या सामने वाले ने बेटर तरीके से प्रिपेयर किया है, तो वो फियर मेरे अंदर भी था। बट देन आई रियलाइज कि आपके हाथ में बस जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं बस वही आपके हाथ में है। रिजल्ट्स के बारे में आप टेंशन लेने का कोई पॉइंट नहीं है। तो मैंने सीनियर से थोड़ी गाइडेंस वगैरह ली और थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स 1.1 मार्क्स से चूका। तो अब वो मेरे लिए डिलेमा वाला पीरियड था, बिकॉज मैंने अपने लाइफ के 3 साल ऑलरेडी यहाँ पे बिता दिए थे यूपीएससी की तैयारी में। मेरे फ्रेंड्स ऑलरेडी अच्छी जॉब्स में सेटल्ड हो चुके थे, कुछ एक आध शादी वादी का प्लान कर लेते थे, तो एक थोड़ा सा प्रेशर आने लगा मेरे ऊपर भी। मतलब इसमें मैं कहूँगा कि फैमिली एंड फ्रेंड्स का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्ज़ाम एक आदमी दे रहा होता है बट उसको सपोर्ट करने वाले उसके आसपास के जो लोग हैं वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस मामले में मैं कहूँगा कि मैं काफ़ी लकी था, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे ऐसा फोर्स नहीं किया कि आप जाओ जॉब करो, या उन्होंने मुझसे पूछा कि एक और अटेम्प्ट देना है, मैं बोलता था कि हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है चल दो। तो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी लोनली जर्नी होती है। मतलब आप एक पीयर सर्कल में पढ़ाई कर सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे आई कीप टेलिंग दिस टू पीपल कि यूपीएससी का एग्ज़ाम वर्ल्ड कप की तरह है, बस ये 4 साल की जगह हर साल होता है। तो इसमें आपको प्रिपेयर करते रहना है एंड आप किसी भी स्टेज पर एलिमिनेट हो सकते हैं। सो मैं तो प्रीलिम्स में एलिमिनेट हो रहा था तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ। कई लोग हैं जो इंटरव्यू में जाके नहीं होता सिलेक्शन, जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना, तो वो काफ़ी टफ फेस होता है और आपको उस समय अपना मेंटल बैलेंस बना के वापस से अटेम्प्ट की तैयारी करना ये काफ़ी बड़ा चैलेंज अपने आप में। तो फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने थर्ड अटेम्प्ट के बाद डिसाइड किया कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा एंड मैं बस होप कर रहा था कि मुझे एक बार मेंस लिखने का अपॉर्चुनिटी मिले एंड ताकि मैं देख सकूं कि मेरा खुद का लेवल कितना है, मैं कितने पानी में हूँ। क्योंकि प्रीलिम्स में बार बार फेल हो जा रहा था तो पता नहीं चल रहा था कि साल भर पढ़ रहा हूँ तो ये जा कहाँ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि फोर्थ अटेम्प्ट विल बी माई फाइनल एंड मैंने प्रीलिम्स दिया। कॉन्फिडेंट था काफ़ी, क्योंकि इतने साल से पढ़ रहा था तो काफ़ी नॉलेज आ चुका था। और प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैंने मेंस लिखा यहीं रायपुर में आके। आज के पहले लास्ट टाइम मैं मेंस लिखने ही आया था रायपुर सितंबर में लास्ट ईयर। तो मैंने मेंस दिया, मेंस में भी किस्मत अच्छी थी, हो गया सिलेक्शन। फिर इंटरव्यू के लिए गया एंड रिजल्ट आ गया, रैंक मिल गई, तो सब बढ़िया है, सब खुश है। पर इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। अभी लगता है कि और अच्छी रैंक आ सकती थी और ये भी पता है कि अगर 20-25 नंबर कम होते तो लिस्ट के बाहर भी हो सकता था। तो इट्स अ गेम ऑफ फाइन मार्जिन। मैं यही कहना चाहूँगा, मैंने अपनी स्टोरी जो आपको बताई, एक शॉर्ट मैसेज बस यही है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब हर हार्ड वर्क करने वाला सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क से बचना है। बिकॉज आई नो देयर आर मेनी पीपल जो मुझसे ज़्यादा केपेबल थे, मुझसे ज़्यादा बेटर कैंडिडेट्स थे, बट उनका शायद सिलेक्शन नहीं हुआ। बट मे बी वो नेक्स्ट ईयर देंगे, शायद उनका हो जाए। तो ये एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, बट ऑफ कोर्स हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो हार्ड वर्क आपको करना ही है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा लक भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, किस तरीके का सपोर्ट आपको मिल रहा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काफ़ी फैक्टर्स मिल के जब साथ में काम करते हैं तब आपका सिलेक्शन इस एग्ज़ाम में पॉसिबल होता है। तो मेहनत से मत डरिए, आपको प्रिपरेशन करनी है। आप रायपुर में रह के, मैंने बिलासपुर में थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट रह के बिलासपुर नहीं दिया है। तो ये अलग बात है कि मैं दिल्ली गया था, तो मैं आपको मना नहीं करूँगा। ऑफकोर्स अगर आप फाइनेंशियली केपेबल हैं एंड आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए तो आप एक बार ज़रूर घूम के देख के आ जाइए, बट आप कुछ मिस नहीं करेंगे। तो मतलब मैं भी ऐसे ही किसी सेमिनार में बैठ के किसी टॉपर से सुना था कि दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं चला गया था। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, सही में ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को डाउट्स है तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। मुझे जब भी टाइम मिलेगा आई विल ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज आई कैन। एंड टाइम कम है तो आई विल जस्ट ब्रीफली टॉक अबाउट ऑप्शनल प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू। तो ऑप्शनल में वैसे तो इशिता के मार्क्स हाईएस्ट थे, मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उनका भी पॉलिटिकल साइंस था, तो उन्हें बताना चाहिए था, बट
ठीक है। ऑप्शनल मैं कहूँगा कि मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है एंड उसका ओवरऑल वेटेज 500 मार्क्स का है। ऑप्शनल यूपीएससी आपको बहुत सारे चॉइसेस देती है, तो पहला क्वेश्चन यूजुअली होता है कि कौन सा ऑप्शनल चुनना है। मैं इनिशियली ज्योग्राफी सिलेक्ट करने का सोच रहा था और फिर मैं कुछ फ्रेंड से बात किया तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि आप पहले जितने आपको ऑप्शनल सही लग रहे हैं आप उनके सिलेबस वगैरह को डाउनलोड करिए, उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखिए एंड देन यू मेक अ कॉल बेस्ड ऑन व्हाट ऑप्शनल यू फील कि आप उसको कर सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको 5-6 महीने का समय देना पड़ता है, तो आप वही सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। बट ऑफ कोर्स यूपीएससी इज ऑल्सो कॉम्पिटिशन, तो आप जरूर ध्यान में रखिए कि उस ऑप्शनल में स्कोरिंग का पैटर्न कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि इंटरेस्ट अपनी जगह होता है बट आप इंटरेस्ट से पेपर क्लियर नहीं कर सकते, तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे एक इंटेलिजेंट गेस भी करना होगा कि ये ऑप्शनल ज़्यादा सही है या नहीं है। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल चूज़ किया एंड पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली सारे ऑप्शनल में 2 पेपर्स होते हैं। तो पेपर 1 थोड़ा स्टैटिक था पॉलिटिकल साइंस में, पेपर 2 इज़ अ बिट डायनामिक। मैंने इससे डायनामिक इसका मतलब कि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो समय के साथ साथ चेंज होते जाते हैं, जैसे जैसे इवेंट्स आपके आसपास इंटरनेशनल रिलेशंस में शेप अप होते हैं उस हिसाब से पेपर में क्वेश्चंस भी चेंज होते रहते हैं। पेपर 1 जो थोड़ा स्टैटिक पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मोर और लेस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लाइन पे ही होते हैं, कुछ थियोरेटिकल सवाल होते हैं, कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स पे सवाल होते हैं। तो इनका प्रिपरेशन के लिए मैंने सामने जैन सर बैठे हैं, मैं जैन सर का टेलीग्राम हैंडल फॉलो करता था और वहाँ पे उनके नोट्स वगैरह पढ़े थे, तो मैंने उनके ही नोट्स प्रिंट कर लिए थे। आई होप यू डोंट माइंड। मैंने उनके नोट्स प्रिंट कर लिए थे, उसमें अपने नोट्स थोड़े ऐड ऑन कर लिए थे। और जैसा कि मैम ने भी कहा था आप लोगों को भी कि काफ़ी डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मटेरियल का, तो ऑनलाइन सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने कुछ टॉपर्स के नोट्स, उनके टेस्ट पेपर्स वगैरह डाउनलोड किए, देखा कि वो कैसे आंसर लिख रहे हैं एंड अपने लिखने के स्टाइल को भी उनकी तरीके से शेप अप करने की कोशिश की। ऑप्शनल का जो थियोरी पार्ट है उसको काफ़ी अच्छे से 3-4 बार रिवाइज़ किया, अपने नोट्स को कंसाइज और शॉर्ट किया ताकि मेंस के एग्ज़ाम के लिए वो रेडी हो सकें, क्योंकि मेंस में आपके पास समय कम होता है, तो आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए तो वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। और न्यूज़पेपर इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल में भी और इंटरव्यू में भी। तो क्योंकि मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था तो उसमें डायनामिक पार्ट है पेपर 2 में, तो आई केप्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। और कुछ 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे जिनका सेम ऑप्शनल था, तो उनके साथ मेरा एक पीयर सर्कल था जहाँ पे हम बैठ के हफ्ते में 2 या 3 दिन डिस्कशन कर लेते थे कि क्या पढ़ रहे हैं, क्या नया चल रहा है। तो मोरलेस ऑप्शनल की पेपर बाकी जीएस पेपर्स की तरह ही होती है, बट व्हाट इज डिफरेंट इज कि इसमें आपका लिखने का अप्रोच थोड़ा अलग होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 19 है इंस्टेड ऑफ 20 इन अदर जीएस पेपर्स। और जीएस पेपर्स में आंसर्स लिखने का यूजुअल जो स्टाइल है वो पॉइंट्स में लोग लिखते हैं, बट ऑप्शनल में मतलब पैराग्राफ में लिखना होता है, क्योंकि आपको ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस करने के लिए पैराग्राफ्स आर मोर इम्पोर्टेंट इन ऑप्शनल। तो आप अपना ऑप्शनल का चुनाव अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करिए, साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखिए कि उसमें मार्क्स कैसे आ रहे हैं। उस ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के टॉपर्स की कॉपीज़ वगैरह डाउनलोड करिए, उनके नोट्स वगैरह ऑनलाइन मिल रहे हैं तो आप उसको डाउनलोड करिए, उसके थ्रू जाइए एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। एंड इंटरव्यू के बारे में बात करनी है तो इंटरव्यू मैं कहूँगा सबसे एक्साइटिंग स्टेज है इस पूरे एग्ज़ाम का, और ये इकलौता स्टेज इस एग्ज़ाम में जहाँ पे आप अपने बारे में पढ़ते हैं। तो इंटरव्यू इज़ बेसिकली द टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। उसमें वो आपका नॉलेज नहीं टेस्ट करना चाहते हैं, तो कॉन्ट्ररी टू व्हाट यू सी इन यूट्यूब पे आप उतना मत जाइए। यूट्यूब में इंटरव्यू व्यूज़ के लिए आते हैं, जो रियल यूपीएससी का इंटरव्यू वो काफ़ी डिफरेंट होता है। उसमें वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यू आर बेस्ड ऑन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो आप इंटरव्यू के पहले यूपीएससी में जमा करते हैं। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी लाइफ से जुड़ी तमाम बड़ी और छोटी चीज़ें मेंशन होती हैं। आपकी हॉबीज़ क्या है, आपने स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की है, आप कॉलेज में क्या करते थे। तो जो यूपीएससी का इंटरव्यू बोर्ड होता है वो भी जो क्वेश्चंस पूछता है वो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स के इर्द गिर्द ही होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी के लिए अगेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स से वाकिफ़ हैं और आप एक अवेयर सिटीज़न हैं तो जो कॉमन टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं जिसके बारे में इंटरव्यूअर को शायद इंटरेस्ट हो वो आप उससे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं।
सेकेंड थिंग इज़ कि आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपने जो भी चीज़ें मेंशन की हैं वो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको बाकी चीज़ों का जवाब नहीं पता है तो आप ऑनेस्टली कह सकते हैं कि आई डोंट नो, एंड वो आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछ लेंगे। लेकिन अगर वो आपके डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो देन यू कम आउट एज समवन हु इज़ इनसिंसियर। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए, अपने फ्रेंड्स से बात करिए, फैमिली से बात करिए, न्यूज़ वगैरह डिस्कस करिए, सो दैट आपका बात करने की शैली एक सही तरीके में ढल जाए, आपके एटिकेट सही हो। आप कुछ मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे सकते हैं अगर आपका मन हो, और आप अपने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एंड आई थिंक दैट शुड बी इनफ। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट होना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, यू हैव टू शो सम इंटेग्रिटी, एंड उसके बाद बस आप होप करिए कि अच्छे नंबर मिल जाए। सो आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू। थैंक यू अभिषेक। मैं बस एक ही पूछना चाहूँ, क्योंकि तुमने शुरुआत में ही कहा कि मैं बहुत आइडियल नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि जो प्रिपरेशन करते हैं इसमें से आधे लोग तो एक आध नींद से उठते हैं और बोलते हैं चलो मैं जो अभी यूपीएससी का, आधे लोग तो इसी कैटेगरी के। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैंने कहीं एक लेक्चर सुन लिया फिर नहीं मैं अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो इतना उनका बैकग्राउंड ये नहीं रहता है, वो अचानक आते हैं और उनको लगता है कि कहीं से वो इंस्पायर होते हैं, वैसे अचानक आते हैं दे गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम समवेयर और वहाँ से वो इंस्पायर होकर इस जर्नी को शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जब हम लोग इस परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो क्योंकि तुमने कहा कि मैं भी आपसे बहुत हद तक रिलेट कर पा रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जब हम लोग परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं तो ये कहा जाता है कि इसमें 10 लाख लोग प्रीलिम में बैठेंगे, है ना, उसमें से केवल 8-10 हज़ार लोगों का सिलेक्शन मेंस में होगा, उसमें से केवल 2-3 हज़ार लोगों का इंटरव्यू का कॉल आएगा और फिर फाइनली इसमें से केवल 100-200 लोगों को ऑल इंडिया कोई सर्विस मिलेगी। तो अगर वो परसेंटेज में अगर हम देखते हैं तो 0.0% में सिलेक्शन होता है। तो ये थोड़ा थॉट डरावना है ना। जब हम एटलीस्ट मैं जब ये प्रिपरेशन शुरू किया तो मुझे लगता है ये बहुत डरावना थॉट है। तो इस टाइप के जब तुम्हें लगता है इस पूरे कंपटीशन के माहौल में तुमने खुद को कैसे सस्टेन किया, क्योंकि तुमने भी तुम्हारा भी परिवेश छत्तीसगढ़ से ही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपने खुद के कॉन्फिडेंस को कैसे जारी बरकरार रखा और आपको ये कहाँ स्ट्राइक हुआ कि इस सब पूरे कंपटीशन के बीच में आप टिक पाओगे? तो जब मैं पहली बार दिल्ली गया था यूपीएससी की तैयारी करने, तो मैं जब कोचिंग के क्लास में गया तो वहाँ 500 बच्चे बैठे हुए थे क्लास के अंदर। तो मैंने ऐसे सर उठा के लेफ्ट राइट देखा और मुझे लगा कि इस भीड़ में मतलब मेरा क्या होगा। देर आर ऑलरेडी पीपल जो 1-2 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, इनका पूरा सिलेबस 3-4 बार हो चुका है, मैं तो पहली बार पढ़ने आया हूँ। तो वो ऑफकोर्स काफ़ी इंटिमिडेटिंग होता है और सेल्फ डाउट कई बार पहले दिन से ही आने लगते हैं। ये भी एक वजह है दिल्ली अवॉइड करने के लिए। तो एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट है इन द सेंस कि ये आपके मेंटल स्टेबिलिटी को भी टेस्ट कर लेता है। फर्स्ट प्रीलिम्स फेल होने के बाद यूजुअली 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और एक जो सोचते हैं कि एक ट्राई शायद और कर सकते हैं तो कर लें। तो मैं सेकेंड कैटेगरी में था, मैंने कहा कि एक ट्राई और करते हैं। तो फर्स्ट अटेम्प्ट तक काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट था मैं। मुझे लगा कि ठीक है कर लूँगा, पढ़ लूँगा, तो पेपर तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लूँगा, प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर हो ही जाएगा, मेंस का देख लेंगे। तो यूजुअली ये एटीट्यूड होता है। बट वंस यू फेल इन दिस एग्ज़ाम, एंड दिस इज़ वन एग्ज़ाम जहाँ पे कई लोग लाइफ में पहली बार फेल होते हैं। तो देर आर मेनी पीपल हु कम फ्रॉम वेरी गुड कॉलेजेस, दे हैव वेरी एक्सीलेंट एकेडमिक बैकग्राउंड एंड दे हैव नेवर फेल्ड इन देयर लाइफ, एंड वो यहाँ आके प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं। तो ये एग्ज़ाम अपने आप में काफ़ी हम्बलिंग है, लोगों को काफ़ी हम्बल बना देता है। जो सर का जैसा क्वेश्चन था कि फियर ऑफ फेलियर इसमें बहुत है, सक्सेस का चांस इसमें काफ़ी कम है, 0.1% है, एंड ये सारी बातें सही हैं। पर इसमें आपको अगेन ये देखना होगा कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप अपने आप को सेल्फ इवेलुएट कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, क्योंकि आप खुद को सबसे बेहतर जानते हैं, इवन बेटर देन योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, इन माई केस
when I failed in my first two prelims, I thought about my next attempt, and I thought that okay, I still have much more to give. I have not prepared very sincerely in my first two attempts, so I thought that okay, there is still some room for improvement. तो मुझे लगा था कि मैंने अपना बेस्ट अभी दिया नहीं है, तो एक अटेम्प्ट तो और ट्राई कर ही सकता हूँ. और फिर थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही वही लगा कि अभी भी बेस्ट नहीं दिया, तो एक और ट्राई कर सकता हूँ. अब शायद फोर्थ में अगर इसका सिलेक्शन नहीं होता तो मैं शायद फिफ्थ भी दे रहा होता, यही सोच के. तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लगातार ऐसे देते जाएं, बट आप खुद से पूछिए कि अगर आपने अपना बेस्ट एफर्ट लगा दिया है इस एग्ज़ाम में और तब आपका क्लियर नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा मेहनत या समय नहीं दे सकते इसमें अपना, क्योंकि इमोशनली भी काफ़ी ड्रेनिंग होता है एग्ज़ाम, तो आप खुद से पूछिए अगर आपको लग रहा है आपने अपना बेस्ट दे दिया है और आपके अंदर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई रूम नहीं है या आप और ज़्यादा एफर्ट लगाने के लिए रेडी नहीं है, तो मे बी फिर आप प्लान बी के बारे में सोचिए. लेकिन जब तक आपको लग रहा है कि देयर इज स्टिल मोर टू कम और आप और बेटर एफर्ट डाल सकते हैं, तो फियर ऑफ फेलियर से डरने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने काम को करिए, अपनी एक्शंस पे फोकस डालिए, आप सिलेबस कंप्लीट करिए, रिवीजन करिए. जैसे जैसे आप रिवाइज करेंगे चीज़ें आपको याद रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे खुद बढ़ता जाएगा. एंड ये अलग बात है कि 10 लाख लोग एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं, बट इन माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि जो रियल कॉम्पिटिशन है वो शायद 20 से 25 हज़ार लोगों के बीच में ही है जो पूरी साल कंसिस्टेंटली मेहनत करते हैं. मतलब यूपीएससी के लिए अगर आपने एक साल कंसिस्टेंटली रोज 5 से 6 घंटे पढ़ाई की है, मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व किए हैं, मल्टीपल रिविजन्स किए हैं, तो आई थिंक यू आर इन दैट 20-25,000 क्राउड एंड आपके चांसेस इक्वल हैं. वो सारे लोगों के चांसेस इक्वल होते हैं. तो अगेन मैंने जैसा कहा कि इसमें लक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. हार्डवर्क आपको एक थ्रेशोल्ड तक ले जा सकता है, उसके ऊपर लक भी काफ़ी क्रूशियल हो जाता है. तो आप अपने लक पे भरोसा रखिए. फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, एंड इफ यू कांट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन अ ग्रेट वे. थैंक यू.